वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है इंडिया प्लानिंग टू बिल्ड इट्स ओन हांगकांग एंड सिंगापुर इन आइलैंड। कौन सा आइलैंड में बना रहे हो भाई? जल्दी अंडमान बनाओ। निकोबार है? नहीं, मैं कह रहा हूं जल्दी बनाओ। हाँ पर बना कहाँ रहे हैं यार? जल्दी जल्दी करो। आइलैंड है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हम्म, या आसपास कोई छोटे आइलैंड भी हो सकते हैं कोई, मगर वो बहुत ज्यादा छोटे हो रहे हैं, देखते हैं। मुझे लग रहा है मगर है बड़ी अच्छी बात, बनना चाहिए फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी बन जाए, मजा ही आ जाएगा यार। चलो पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग और सिंगापुर ये दोनों आज के टाइम ग्लोबल सिटी मानी जाती हैं और ग्लोबल सिटी के साथ साथ ये शहर ट्रेडिंग हब भी मानी जाती हैं। माना जाता है कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान होता है। फ्री सोच की वजह से हांगकांग आज के टाइम ग्लोबल सिटी बन के सामने आया है, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। खत्म हो 2047 में हांगकांग एक देश नहीं रहेगा, वो कम्प्लीटली चाइना का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश एम्पायर जैसे इंडिया को कंट्रोल करती थी अपनी कॉलोनी बनाकर, हांगकांग को भी अपनी कॉलोनी बनाया था जिसको वो एज ए पोर्ट सिटी के रूप में यूज करते थे अपने ट्रेड को फैलाने के लिए। ब्रिटिश एम्पायर पूरे चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाया था। 1948 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना अंडर कम्युनिस्ट पार्टी, तो उस टाइम हांगकांग पे ब्रिटेन का कंट्रोल था और ये कंट्रोल 1997 तक रहा। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग से जाने का फैसला लिया और अगर ब्रिटेन हांगकांग से जाता तो हांगकांग फिर से चाइना का पार्ट बन जाता। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश जहां पे जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं है। हांगकांग में उसके उलट था, क्योंकि हांगकांग ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा तो उन्होंने वहां पे रहने वाले लोगों को लोकतंत्र की महत्व को समझाया और हांगकांग के लोगों ने इसको अपनाया। हांगकांग के लोग डेमोक्रेसी में यकीन करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने चाइना के साथ एक डील किया जिसको बोलते हैं वन कंट्री टू सिस्टम, यानी हांगकांग रहेगा तो चाइना का पार्ट ही, लेकिन हांगकांग को स्पेशल स्टेटस मिलेगा अगले 50 सालों तक। यानी हांगकांग में जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है उसको चाइना खत्म नहीं कर पाएगा। हांगकांग को वहीं के लोग चलाएंगे, चाइना का इसमें कोई दखल नहीं होगा। और 2047 में इस डील के 50 साल पूरे होंगे और इसके साथ ही हांगकांग चाइना का पूरी तरह से पार्ट बन जाएगा और इसके पार्ट बनते ही चाइना का कानून हांगकांग पे लागू होगा। इसी वजह से अभी जो भी दुनिया भर से लोग आए और यहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप किए, उनको अपने ऑफिस को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनको शायद चाइना का सिस्टम पसंद ना आए। और उन लोगों में भारतीय भी शामिल है। बहुत से इंडियन है जो माइग्रेट करके गए थे हांगकांग में और उन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है। इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगापुर और दुबई जैसे शहर तैयार बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ हद तक वैसा ही सिस्टम है, इसीलिए इनको भी ग्लोबल सिटी बोला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इंडिया इनको अपनी तरफ आकर्षित करे? लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी कोई ग्लोबल सिटी नहीं है। जानता हूँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, हम ढुलेरा गिफ्ट सिटी बना रहे हैं स्मार्ट सिटी के रूप में, तो ये ग्लोबल सिटी कैसे नहीं हो सकते? दोस्तों यहाँ पे हम शायद इंडियन ओरिजिन बिजनेस को आकर्षित कर भी ले, लेकिन जो बाहर के बिजनेसेस है जो हांगकांग से जाएंगे उनको कैसे आकर्षित करेंगे? मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा कि अभी ढुलेरा गिफ्ट या फिर कोई भी इंडियन सिटी ग्लोबल सिटी क्यों नहीं है। नीति आयोग ये बात जानता है, इसीलिए इन लोगों ने 2021 में एक प्रपोजल दिया एक कोस्टल सिटी बिल्ड करने का फ्रॉम स्क्रैच, और इसके लिए जो लोकेशन चुना गया है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान में आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है लिटिल अंडमान। नीति आयोग ने इसी 707 किलोमीटर स्क्वायर आइलैंड को चुना है हांगकांग के रिप्लेसमेंट के रूप में। इस आइलैंड की लोकेशन इसको खास बनाती है ट्रेडर्स के लिए क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के रास्ते में पड़ता है। अगर यहाँ इंडिया कोई सिटी डेवलप करे तो इससे हम यहाँ पे एक ग्लोबल बिजनेस हब बना सकते हैं। ये आइलैंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिजनेस हब के साथ इंडिया यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा सकता है और ऐसी बातें चाइना जैसे देशों को अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ये आइडिया बस यूं ही आ गया। एक्चुअल में इसका ओरिजिनल आइडिया तो 1970 का है,
1970 से 1970 तो पहले किया क्यों हमें नहीं? ये अंदाजा हो गया था कि ब्रिटेन हांगकांग को छोड़ने वाला है और हांगकांग के चाइना में मिलने अब के कर लेते बाद तो क्या यहाँ के प्रॉब्लम लोगों थी? के जो बिजनेस है वो शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंडर काम कुछ नहीं कर डेवलपमेंट सकते। नहीं हुई भी। इन लोगों में बहुत से बहुत इंडियन कम भी घर थे। और वो हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की गई थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, देख लो। लेकिन उस टाइम जो आइडिया था उसकी लोकेशन और आज की नीति आयोग प्रपोज प्लान के लोकेशन में फर्क है। 1970 में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस सिटी के लिए चुना था ग्रेट निकोबार आइलैंड को, जो कि अगर आप मैप में देखें तो ये लिटिल अंडमान से नीचे है और साइज में भी ये लिटिल अंडमान से बड़ा है। उस टाइम इसका स्केल और वाइल्ड लाइफ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पे फोकस नहीं किया और इसकी जो दूरी थी मेनलैंड इंडिया से वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जो नीति आयोग का प्रपोजल है और जो 1970 का प्रपोजल था उसमें बस फर्क है तो सिर्फ लोकेशन का, और जो चैलेंजेस थे वो आज भी सेम है। नीति आयोग के प्रपोजल में इस प्रोजेक्ट को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 में 102 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर होगा लिटिल अंडमान के ईस्ट कोस्ट में। इस एरिया को चुना गया है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एरो सिटी और टूरिज्म पॉइंट बनाने के लिए। जोन 2 में 85 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को चुना गया है फिल्म सिटी, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, टूरिज्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बिल्ड करने के लिए। फिल्म सिटी और जो मतलब? जोन 3 है हम वो movie नेचुरल बनेगी? जोन रहेगा जिसमें फॉरेस्ट रिजोर्ट, अरे वाह। नेचुरल हीलिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसके अलावा अंडर वाटर रिजोर्ट भी बिल्ड किया जाएगा, Underwater गोल्फ कोर्स resort? भी होगा। और जब एक ग्लोबल सिटी बन रहा है तो जाहिर सी बात है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसका एरिया बहुत छोटा है तो आपको एक कंपैरिजन से बताता हूँ कि सिंगापुर सिटी का एरिया 728 किलोमीटर स्क्वायर है और लिटिल अंडमान का एरिया 707 किलोमीटर स्क्वायर, यानी सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है दोनों आइलैंड में। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं है, खास करके इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में। जाहिर सी बात है ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगर आप मैप में देखें तो आपको ये पूरा एरिया ग्रीन मिलेगा, यानी ये पूरा एरिया 90% जंगल से कवर है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाएगा और इसीलिए बहुत से लोग अभी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि नीति आयोग विकास और एनवायरनमेंट के बीच में कैसे बैलेंस बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी चिंताएं नीति आयोग को पहले से ही बता दी है। दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस नए कोस्टल सिटी के लिए लिटिल अंडमान आइलैंड सही रहेगा या फिर 1970 में प्रपोज किया गया ग्रेट निकोबार आइलैंड, या फिर आपको लगता है कि जो पुराने जंगल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस नए ग्लोबल कोस्टल सिटी को इंडिया के साउथ में किसी और लोकेशन में बिल्ड करना चाहिए। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो कि आप लोगों के मन में जरूर होगा कि ढुलेरा गिफ्ट या फिर कोई भी इंडियन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों इसके लिए आपको पहले ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। शायद इसमें आपका व्यू दूसरा हो जिसको आप लिख सकते हैं कमेंट में। ग्लोबल सिटी यानी जहाँ पे एक शहर के अंदर पूरी दुनिया बसती हो, जो हब हो ग्लोबल ट्रेड का, ऐसे शहर को ग्लोबल सिटी ही बोला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दुबई एक ग्लोबल सिटी माना जाता है, ऐसा क्यों? जबकि किसी सऊदी के शहर को ऐसा नहीं बोला जाता। वो इसलिए क्योंकि दुबई में आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, जो कि आपको सऊदी के या फिर किसी मिडिल ईस्ट या फिर इंडिया में किसी भी शहर में नहीं मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि दुबई ने ऐसे कानून को लागू किया है जिससे दुनिया भर के लोगों को आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल यूएई एक इस्लामिक देश है और इस्लाम में दारू पीना बैन है, पोर्क खाना बैन है, बिना हिजाब के घूमना बैन है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि यूएई ने अपने कल्चर को किसी के ऊपर थोपा नहीं है। इन सब के बावजूद आप दुबई में बैठ के पोर्क मीट खा सकते हैं। यूएई की सरकार ने बहुत से लाइसेंस इशू किए हैं ताकि जो लोग पोर्क खाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। भले ही ये इस्लाम में बैन है लेकिन दुनिया के बाकी के रिलीजन और कल्चर में ये बैन नहीं है। दुबई में आप दारू भी पी सकते हैं जबकि इस्लाम में ये बैन है। इवन दुबई के बीच में आप बिकिनी में भी वॉक कर सकते हैं और बिजनेस के लिए भी दुबई में अच्छे इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर जहाँ पे इतनी ज्यादा आजादी हो, दुनिया के हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाता हो, तो वो शहर ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बनेगा। इस्लाम में आइडल वर्शिपिंग बैन है लेकिन दुबई में आपको हिंदू मंदिर भी मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में ये सारे लिबरल रिफॉर्म मिसिंग थे, तो उस देश में लोग क्यों जाएंगे। अगर मैं गुजरात में आऊँ तो गिफ्ट और ढुलेरा आपको गुजरात में ही मिलेंगे।
और गुजरात में आप दारू नहीं पी सकते, आप बीफ नहीं खा सकते। हालांकि हम हिंदू बीफ नहीं खाते, लेकिन दुनिया के बहुत से कल्चर में बीफ खाते हैं। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता यह कहना, लेकिन यही रियलिटी है और ये प्रूवन फैक्ट है। ये हमने दुबई, हांगकांग में देखा कि कैसे आप हर एक कल्चर, ट्रेडिशन, फूड को ध्यान में रखते हुए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी शहर में, जिससे वो जगह ग्लोबल हब बन जाए। आपको दूर क्यों जाना, अपने गोवा स्टेट का एग्जांपल दे सकते हैं। लोगों को शायद पता नहीं होगा, गोवा में दारू भी पी सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं। गोवा उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ पे बीफ बैन नहीं है। इवन कभी कभी जब बीफ की कमी होती है तो उसके लिए पड़ोसी राज्यों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर गोवा ये सब बैन कर दे तो सोचो गोवा के टूरिज्म सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या फिर इससे अच्छा आइडिया हो सकता है ग्लोबल सिटी के लिए, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। और शॉकिंग ये था कि 1970 से सोच रहे हैं, मगर सोचते ही रह गए क्या, कुछ किया क्यों नहीं तब से? क्योंकि ये आसान काम नहीं है। और दूसरा, आसान तो कुछ भी नहीं होता, करने को होना चाहिए। बंजर आइलैंड में, बंजर मतलब जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है, उसको बनाना काफी मुश्किल है। आप जब वो रेगिस्तान को कर सकते हैं नहीं तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप मुंबई को बनाइए, जो आपकी सबसे बड़ी सिटी है, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ स्काई स्क्रेपर्स हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट थोड़ा और कर देंगे तो सिंगापुर, हांगकांग के इक्वल आ जाएगी। उस पे आप इन्वेस्ट करिए। नहीं ना, पर हमने एक वीडियो भी तो की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अंडमान निकोबार को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो दूसरी बात है, उसको एक टूरिस्ट हब भी बनाना चाहिए, सिक्योरिटी वाइज भी होना चाहिए। मगर आप जो है, एक आपके पास सिटी है, उसको भी बना लो, यहाँ भी कर लो, जो ऑलमोस्ट वहां पे है। मुंबई में आप 50-60 और बिल्डिंग्स ले आइए और थोड़ी लंबी बिल्डिंग्स कर दीजिए, मुंबई में और आप वहां पे रिलैक्स कर दीजिए रूल कि आपके रिलीजन पे डिपेंड करेगा आपको जो खाना है, नहीं खाना, आपका रिलीजन है उसके हिसाब से आप करिए। तब मेरे ख्याल से तो मुंबई को भी ग्लोबल बना सकते हैं। उसके बाद सोच सकते हैं और दूसरी सिटीज को कैसे ग्लोबल बनाना। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मुंबई वैसे ही इतनी ओवर पॉपुलेटेड है और साथ में वहां पे जगह ही नहीं है कि आप नई चीजें कर सको, उसको मॉडर्न टाइप से बना सको। यहाँ आप बिल्कुल जैसे आजकल बन रहा है, पूरी सड़कें और वो सब पूरा सिस्टमैटिकली आज के टाइम की बना। उनके में ये है कि उनका पूरा लैंड मास है एक, और लैंड मास के टिप में वो सिटी है, राइट। हांगकांग जो बोलते हैं आइलैंड है, आइलैंड हांगकांग के साथ इतना बड़ा मेनलैंड नहीं है कि चाइना, तो इतना ह्यूज चाइना, उसे जरा सा पानी कट करो हो रहा हांगकांग। तो ऐसा नहीं है कि ये कंट्री है और कंट्री से काफी दूर जाके एक आइलैंड है। अरे भैया, सामान आने के लिए शिप से सामान आएगा, शिप से सामान जाएगा, हर चीज बहुत ही महंगी हो जाएगी। जैसे हवाई का चक्कर है, हवाई महंगा इसलिए है यहाँ पे क्योंकि सामान जाता है, सामान आता है, वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते, सब डिपेंडेंट है मेनलैंड के ऊपर। कितना उगा लोगे, क्या कर लोगे, कहाँ से छोटा सा आइलैंड है, क्या कर लोगे, सारा आना जाना वहां से, इसीलिए सब कुछ महंगा है वहां पे, इसीलिए हवाई बहुत महंगा है। सिमिलरली यहाँ पे इतने दूर आइलैंड में आप करेंगे, कहां से बिल्डिंग मटेरियल आएगा, कहां से चीजें आएंगी। ठीक है, बनाइए, इंप्रूव करिए, मगर अगर आपको तुरंत चाहिए प्रोग्रेस, तो उतना पैसा जो आप इसमें आने जाने में लगाओगे, इसको बड़ा, उससे बहुत कम पैसे में मुंबई को ही कन्वर्ट कर सकते हो। मुंबई में थोड़ा, अगर वाकई ही मुंबई के लोग एग्री करें, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एग्री करे कि थोड़े रिलैक्स करिए, जिसका जो रिलीजन है उसके हिसाब से चलेगा, थोड़ी बिल्डिंगें आपको बनानी है, हाई राइज कर दीजिए। आप पूरी इंडिया इतना बड़ा है, कहीं पर भी एक्सपैंड करिए, जो एरिया नरीमन पॉइंट वगैरह ऑलरेडी पानी के साथ है, दैट्स फाइन, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि ये काफी इंडिया से दूर है, फिर आप सिक्योरिटी कैसे करेंगे, आपको बहुत सिक्योर, मतलब मेरे को तो ये लगता है कि ये थोड़ा डेंजरस प्रोपोजिशन है, क्योंकि काफी दूर है, बहुत एनर्जी लगेगी इसको ग्रो करने में। जहां पे आप ऑलमोस्ट जहां पे है मुंबई में, उसको आप कर लीजिए। चलो, आप बताना भैया आपको क्या लगता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।